जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को एक नए ढंग से करने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है हमें, सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। तो देखिए, जिस भी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है उसका विचलन सबसे कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होंगी तो वो क्या होगा, उसकी विचलन कम होगा, और जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या होंगी, सबसे कम होंगी, उसका विचलन अधिक होगा। तो यहाँ पर जो कलर दिए हैं उनमें पूछा है सबसे कम विचलित कौन सा होता है। तो लाल रंग का विचलन जो है हमारा ये सबसे कम होता है। कौन से रंग का, जो रेड कलर होता है इस लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पर जो लाल रंग दिया गया है इसके लिए सब क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। जबकि हमारा जो बैंगनी रंग होता है ये वाला, इस बैंगनी रंग में क्या होता है, इसका विक्षेपण जो होता है, इसका जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स पूछा जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला जो सबसे कठोर पदार्थ है वो है हीरा। क्या है भाई, हीरा यानी कि डायमंड। डायमंड जो होता है ये एक पारदर्शी रत्न होता है, और ये कार्बन का क्रिस्टल वाला रूप होता है। कैसा रूप होता है, ये कार्बन का क्रिस्टल, ये अपर रूप होता है, ठीक है। और हीरा जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है हीरा, ये विद्युत और ताप दोनों का क्या होता है, कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। कुचालक होता है हीरा, किस किस का, ताप का भी, और इसी के साथ ताप का और विद्युत का। तो ताप और विद्युत ये क्या होता है, इन दोनों का कुचालक होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित अम्लों में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है। तो हमें बताना है इनमें से कौन से अम्ल का यूज़ किया जाता है, कार और बैटरियों में किया जाता है। तो कार और बैटरियों में यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका यूज़ किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे हम H2SO4 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, H2SO4 के नाम से जानते हैं। ये किस में यूज़ किया जाता है, तो ये कार और कार बैटरियों में यूज़ किया जाता है। जो कार की बैटरियाँ होती हैं उनमें यूज़ किया जाता है। और इस अम्ल का उपयोग हम पेट्रोलियम के शोधन में भी करते हैं। जब पेट्रोल का शोधन किया जाता है तो पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो विस्फोटक बनते हैं उनको बनाने में, रंग और औषधियाँ बनाने में इसका यूज़ किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है ये अम्ल, इसलिए इसे रसायनों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, रसायनों का राजा। ये आपसे पूछा जाता है कि रसायनों का राजा किसे कहा जाता है, तो रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुचित किए जाते हैं। तो आलू के चिप्स आप खाते होंगे, पैकेट्स में जब निकलते हैं तो प्लास्टिक के थैलों में ही संकुलित किए जाते हैं। तो इसके अंदर कौन सा अवयव भरा जाता है, तो जो आपको वो देखते हैं ना, आपकी इतने बड़ा पैकेट ले गए उसमें थोड़े से चिप्स निकले बाकी हवा, तो वो जो हवा है वो क्या भरी होती है इसके अंदर, तो वो होता है नाइट्रोजन। क्या भरी होती है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर उसके अंदर होता है। नाइट्रोजन वातावरण में क्या रखा जाता है, इनको इसके अंदर रखा जाता है, ठीक है। चले नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है। तो हमें बताना है कि जब ठोस अशुद्धियों का हम शुद्धिकरण करते हैं उसमें इनमें से कौन सी क्रिया है जो उपयोगी नहीं है। पहला है आसवन, दूसरा है ऊर्ध्वपातन, थर्ड है क्रिस्टलीकरण, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो आसवन है, ये आसवन विधि, इसके द्वारा जो ठोस अशुद्धियों का शुद्धिकरण है उसके लिए ये उपयोगी नहीं है। आसवन के द्वारा इससे नहीं होता, ठीक है। आसवन जो है, आसवन विधि, ये ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है।
नेक्स्ट है हींग प्राप्त की जाती है। हमें बताना है कि हींग जो है ये किससे प्राप्त की जाती है। तने के स्राव से, जड़ों के निष्कर्षण से, फलों के निष्कर्षण से या फिर पत्तियों के निष्कर्षण से। तो हींग की हम यहाँ बात कर रहे हैं। हींग जो प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है जड़ों के निष्कर्षण से। किससे प्राप्त की जाती है हींग? तो जो एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शंस फ्रॉम रूट्स, यानी कि जड़ों के निष्कर्षण से क्या प्राप्त की जाती है? हींग प्राप्त की जाती है। हींग जो होता है ये एक ओलेओ होता है। क्या होता है? ये एक ओलेओ होता है। हींग क्या होता है? एक ओलेओ होता है। गमराल है ये। क्या क्या है? एक तरह की ये गमराल होता है। क्या होता है एक तरह की गमराल? यही हींग होती है, जो ईरानी स्थानिक औषधीय पौधे ये फेरुला हींग की जड़ों के स्राव के से क्या होता है? ये प्राप्त होता है। और ये अलग अलग प्रकार के, आपको पता होगा, खाने में भी डलती है, आपके घर में भी यूज़ किया जाता है। तो ये खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए और हमारे पेट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो ये हींग का जो स्वाद है वो लगभग आपको कुछ कुछ लहसुन की तरह फील भी होता होगा। हींग का यूज़ जो किया जाता है ये औषधि के रूप में भी किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब पेट में कभी दर्द हो जाता है तो उस दौरान भी हींग को गर्म पानी से थोड़ा सा लेने से क्या होता है? आराम मिलता है। तो हींग कहाँ से प्राप्त होता है? ये जड़ों के निष्कर्षण से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमें दो लिस्ट दी हैं। एक साइड दिए हुए हैं हमें विटामिन के नाम, और दूसरी तरफ हमें दिया गया है कि इनका ये किस में पाए जाते हैं। तो विटामिन के है सबसे पहले। तो विटामिन के जो है ये पाया जाता है अल्फ़ा अल्फ़ा में। किस में पाया जाता है? अल्फ़ा अल्फ़ा। और ये जो अल्फ़ा अल्फ़ा होती है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा क्या होती है? ये एक प्रकार की घास होती है। अल्फ़ा अल्फ़ा क्या है? एक प्रकार की घास होती है। और इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन के हमारे रक्त का थक्का जमाने के काम आता है। किसके काम आता है? रक्त का थक्का जमाने के काम आता है विटामिन के। विटामिन डी की अगर हम बात करें तो विटामिन डी पाया जाता है कार्ड यकृत ऑयल में। किसमें पाया जाता है? ये जो कॉड लिवर ऑयल है इसमें विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन ई की अगर हम बात करें, और आपको विटामिन डी के बारे में बताना चाहिए, हमें सूर्य की किरणों से मिलता है। किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। विटामिन ई की अगर यहाँ पर बात करें हम, तो विटामिन ई हमें मिलता है गेहूँ भ्रूण तेल से। तो गेहूँ का जो भ्रूण ऑयल होता है, जर्म ऑयल होता है इसका, व्हीट जर्म ऑयल होता है, इससे हमें प्राप्त होता है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन की समस्या उत्पन्न होती है। क्या होता है? बांझपन जो होता है लेडीज़ के अंदर, वो किसके कारण होता है? तो ये विटामिन ई की कमी के कारण ही होता है। और विटामिन सी की यहाँ पर बात की जाए तो नींबू में, आपको पता ही है, खट्टे फलों में हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें मैच करना है। तो विटामिन के किस में मिला हमें? ऑप्शन नंबर डी में। और ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 एक में दिया है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो हमें बताना है त्रिकोष्ठीय हृदय किस में पाया जाता है। तो त्रिकोष्ठीय यानी कि जो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि जिनके अंदर, हार्ट के अंदर 3 चैम्बर पाए जाते हैं, तो वो होते हैं उभयचर। जो हमारे उभयचर होते हैं यानी कि एम्फीबियंस होते हैं, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं? 3 चैम्बर्स पाए जाते हैं। उभयचर वो होते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। किस किस में रह सकते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रहते हैं उन्हें कहा जाता है उभयचर या एम्फीबियन कहते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें त्रिकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। इनके अंदर एक तो निलय होता है। क्या होता है? एक निलय होता है। और इनके अंदर दो अलिंद होते हैं। अलिंद कितने होते हैं? 2। और निलय कितना होता है? 1। तो इनमें एक निलय और 2 अलिंद होते हैं। जबकि स्तनधारियों की अगर हम बात करें, स्तनधारी और जो हमारे पक्षी होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं 4। इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं इनके हृदय के अंदर। और उनमें 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निलय होते हैं। उनमें क्या होंगे भाई? किसमें? स्तनधारियों में और पक्षियों में 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं और 4 क्या होते हैं? चैम्बर होते हैं हार्ट के। लेकिन जो मछलियां हैं वो मत्स्य वर्ग के अंदर आती हैं, और जो कि लवणीय और मृदु दोनों में ही पाई जाती हैं। दोनों तरह के जल में, लवणीय जल में भी पाई जाती हैं और मृदु जल में भी पाई जाती हैं मछलियां। लेकिन एक बात रखिएगा आप जरूर यहाँ पर याद, इनका हृदय जो होता है मछलियों का, वो द्विवेशमी होता है। कैसा होता है? द्विवेशमी होता है। किनका? मछलियों का। मछलियों का हृदय कैसा होता है? द्विवेशमी होता है। मछलियों का हृदय कैसा होता है? द्विवेशमी। मैं ठीक से लिख देती हूँ।
ये तो द्विवेशमी होता है और ये केवल अशुद्ध रक्त ही क्या करता है, पंप करता है। तो त्रिकोष्ठीय चैम्बर किसमें पाया जाता है, यानी कि 3 चैम्बर किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उभयचर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, हमें इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिए गए हैं, एक तरफ फसल दी गई है और दूसरी तरफ दी गई है उनकी खरपतवार यानी कि उनकी वीड्स, कौन सी फसल में कौन सी खरपतवार मिलती है। तो गेहूं की यहाँ पर बात की जाए तो गेहूं के अंदर जो खरपतवार पैदा होती है उसे कहते हैं फिलेरिस माइनस, फिलेरिस माइनर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम सही है, क्योंकि गेहूं के अंदर जो खरपतवार है वो होती है फिलेरिस माइनर। फिर दूसरा है पैडी, पैडी यानी कि धान, जो धान होते हैं, तो धान यानी कि जो चावल की फसल होती है, तो धान में क्या बथुआ मिलता है, नहीं। अगर आपने कभी देखा होगा तो जहाँ पर गेहूं उगते हैं, गेहूं के खेत में भी आपको कभी कभी बथुआ देखने के लिए मिलता है, तो बथुआ पैडी की फसल नहीं है, इसलिए वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत। और हमसे क्या पूछा है, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसके लिए, एकदम सही जवाब होगा। मटर की अगर बात की जाए तो मटर में प्याजी होती है, बिल्कुल सही। तो मटर के अंदर जो खरपतवार पैदा होती है उसे प्याजी कहा जाता है। और यहाँ पर जो बरसीम है, ये बरसीम में क्या होती है, जो बरजी साहब बरसी बरसी बोलते हैं, इसका असली नाम बरसीम होता है। तो इसको क्या होता है, इसके अंदर जो खरपतवार होती है उसका नाम होता है कासनी। क्लियर है। चलिए, तो और ये बथुआ किस में पाया जाता है, बथुआ गेहूं की ही है, ये भी गेहूं में पाया जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फिर से 2 लिस्ट दी है, एक तरफ हमें फसल दी है, दूसरी तरफ मौसम। हमें बताना है कौन से मौसम में कौन सी फसल होती है, कौन से सीजन की कौन सी क्रॉप है। तो सूरजमुखी दिया है सबसे पहले हमें। तो सूरजमुखी एक ऐसी फसल होती है जिसे आप किसी भी सीजन में उगा सकते हैं, ऑल सीजन के लिए बेनिफिशियल होती है। तो फर्स्ट का होगा फोर्थ, और देखिए यहाँ पर आपका लक कितना अच्छा है। ऑप्शन नंबर बी एक खाली ऐसा है जिसमें पहले का चौथा दिया हुआ है, इसलिए चौथा ही क्या होगा, सही। तो और खरबूजा, खरबूजा आप सभी को पता है गर्मियों में होता है, और जो गर्मियों की फसल होती है उसे हम कहते हैं जायद फसल, और बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं। तो दूसरे का दूसरा ही होगा, इसका ये वाला बिल्कुल सही है। अब है कपास, कपास की जो फसल होती है ये वर्षा के टाइम में होती है। कब होती है कपास, वर्षा के टाइम में होती है। और वर्षा में जो वर्षा वाली फसल होती है ना, खरीफ की फसल भी कह देते हैं। तो खरीफ में जो रेनी वाला टाइम होता है, तो यहाँ तब की जाती है कॉटन की खेती। अब है अलसी। तो ये जो अलसी होते हैं, ये अलसी एक रबी की फसल है, विंटर में होती है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, चौथे का तीसरा होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर महासागर में कोई वस्तु डूब गई है तो हम उसकी स्थिति जानने के लिए किसका यूज़ करते हैं, ये बताना है। तो एक ऐसी तकनीक जिसको आप जानते हैं सोनार के नाम से, किसके नाम से जानते हैं, सोनार के नाम से जानते हैं। ये सोनार क्या होता है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो नौका संचालन में भी काम आती है। जल के अंदर अगर संचार करने के लिए, या जल के अंदर या फिर उसकी सतह पर किसी भी वस्तु का अगर हमें पता लगाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्वनि संचरण का उपयोग किया जाता है, और उसका नाम क्या है, सोनार है। इस तकनीक में क्या होता है, इसमें समुद्र की गहराई भी क्या कर सकते हैं हम, इस तकनीक से समुद्र की गहराई भी मापी जा सकती है सोनार से। लेकिन इससे क्या होता है, इसका एक ध्यान और रखना, इसी में क्या होता है, इससे इससे ध्वनि तरंग के सामने अगर कोई वस्तु आ जाती है तो ध्वनि तरंगें उससे टकरा कर भी वापस आ जाती हैं, जिससे उसकी दूरी का हम क्या लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन, कई एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसका। तो यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है महासागर में डूबी हुई चीज़ों को पता लगाने के लिए, तो हम सोनार का यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब। नेक्स्ट है जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है। तो जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित है, हमें बताना है। कृषि, मछली पकड़ना, शिकार करना या फिर खनन। तो जेनेटिक उद्योग की अगर यहाँ बात करें तो ये किससे संबंधित है, जेनेटिक उद्योग ये हमारे कृषि क्षेत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है जेनेटिक उद्योग, ये हमारे कृषि उद्योग से संबंधित है। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।